हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी इंदौर। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम हमारे हिंदी विषय को आगे बढ़ाते हुए क्रिया टॉपिक पर चर्चा जारी रखेंगे। जैसा कि इस क्रिया टॉपिक पर हम 3 वीडियो क्लास कर चुके हैं, मगर आज का जो क्रिया पर वीडियो क्लास है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका कारण ये है कि आज हम सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की बात करेंगे और ये देखा गया है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को 90% स्टूडेंट्स को अकर्मक और सकर्मक पहचानने में बहुत प्रॉब्लम होती है। उसका क्या कारण है? उसका ये कारण है कि आप सामान्य रूप से इसकी ट्रिक बना लेते हैं। जैसे कुछ लोग आपको बताते हैं क्या से क्वेश्चन पूछेंगे, आ गया तो अकर्मक, सकर्मक, नहीं आया तो अकर्मक। मगर आज आपको ऐसे ट्रिक के माध्यम से नहीं पढ़ना है, आपको पूरी तरह कॉन्सेप्चुअल उसको समझना है कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या है अकर्मक और सकर्मक का। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमने बताया था, अभी तक हमने जो क्रिया पर वीडियो क्लास की है वो हमने कुछ क्रियाओं की बात की, जैसे संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, मगर वो किस आधार पर था? वो संरचना के आधार पर था। संरचना के आधार पर कई प्रकार की क्रियाएं आपने पढ़ ली। फिर इसके बाद आज आप पढ़ने जा रहे हैं कर्म के आधार पर। तो एक बात मैंने शुरू में बताई थी, यदि एग्जाम में कोई पूछता है क्रिया के कितने भेद हैं, तो आपको ये वाले भेद नहीं बताना है, ठीक है ना? ये वाले भेदों की कोई संख्या है निश्चित, आपको इधर बताना है। कर्म के आधार पर हमारे यहाँ 2 क्रिया हिंदी में मानी जाती है, एक होती है सकर्मक तो दूसरी होती है अकर्मक। आज हम इस पर चर्चा करेंगे और हर चीज समझाने का प्रयास करेंगे। ये सकर्मक और अकर्मक ये कर्म के आधार पर है और संरचना के आधार पर आपने संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, कई प्रकार की क्रियाएं मैंने पढ़ाई पिछले वीडियो क्लास में। मगर अब आज हम बात करेंगे सकर्मक और अकर्मक क्रिया की। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन कोई करेगा कि आप तो एक काम करो, किस आधार पर, कर्म के आधार पर या संरचना के आधार पर, नहीं बात करेगा, वो डायरेक्ट बोलेगा क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो आपको स्टार लगा देते हैं, यही वाला आपको बताना है कि क्रिया के केवल कितने भेद होते हैं। 2 भेद होते हैं, एक होती है सकर्मक और दूसरी होती है अकर्मक। सकर्मक में यदि हम अंदर चले जाएं तो और 2 प्रकार की चीजें मिल जाती है। अभी आपको समझाएंगे, एक कर्मक और द्विकर्मक। कौन कौन सा मिल जाता है? एक कर्मक और द्विकर्मक। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो तैयारी करते हैं कहीं ना कहीं से, कोई पुस्तक से, आप अकर्मक और सकर्मक का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। वो ये कि क्या से, व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, व्हाट है ना, क्रिया से क्या का क्वेश्चन करेंगे, उत्तर मिल गया तो सकर्मक, नहीं मिला तो अकर्मक। इसीलिए क्लास स्टार्ट करने के पहले आपका एक छोटा सा टेस्ट, ऊपर 7-8 स्टेटमेंट लिखे हैं, आपको सिर्फ ये पहचानना है कौन सा सकर्मक है और कौन सा अकर्मक। जैसा कि पहला लिखा है, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा। अब आपको यदि मैं पूछूंगा, अभी तक जो किताबों में लिखा रहता है, जो पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं, क्रिया के पास जाइए, बोलिए क्या गिरा, तो उत्तर आएगा पत्ता। ठीक है, क्या गिरा? पत्ता। तो आपने क्या से क्वेश्चन निकाला और पत्ता आ गया, ठीक है, तो आप बोलेंगे ये सकर्मक क्रिया है। जैसे वह पत्र पढ़ता है, क्रिया क्या है? पढ़ना। तो आप वहां पर पूछेंगे क्या पढ़ता है, तो क्वेश्चन क्या आएगा? पत्र। तो ये क्या हो गई? सकर्मक। मगर ऐसा नहीं है, ये आप इसका उत्तर लिख लीजिए, ये सकर्मक क्रिया है और ये जो है ये अकर्मक क्रिया है। पेड़ से पत्ता गिरना अकर्मक क्रिया है। अब ये कैसे है, क्यों है, अभी मैं समझाने जा रहा हूं उसको। पहले आप टेस्ट लीजिए अपना, देखिए कितने सही होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 में से अपनी ईमानदारी से चेक करिए। मन में आप सोचिए कि सकर्मक या अकर्मक, और स्वयं का खुद ही इवेल्युएट करिए कि कितने सही हुए। तो ये तो आपका मैक्सिमम बच्चों का गलत हुआ होगा। दूसरा, नदी बह रही है, नदी बह रही है। अब आप यहां पर क्या से क्वेश्चन करें, क्या बह रही है? कुछ बच्चे बोलते हैं नदी बह रही है, क्या में भी आ गया उत्तर, मगर ये भी अकर्मक क्रिया है। अब ये क्यों है, ये अभी हम थोड़ी देर बाद बताएंगे। हाथ से घड़ी गिरी, अब ये जो घड़ी है इसमें भी आपको व्हाट से उत्तर मिलेगा। क्या गिरी? घड़ी गिरी। क्या गिरी? घड़ी गिरी। तो आपने बोला सकर्मक है, फिर आप गलत हो जाएंगे और ये फिर से क्या बन जाएगा? अकर्मक। ठीक है, वह उज्जैन गया। अब इसमें क्या गया तो होगा नहीं, वह उज्जैन गई। यदि ऐसा कर सकते हैं, वह कहां गई, तो उज्जैन गई। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, ये सकर्मक है या फिर अकर्मक। तो ध्यान देंगे, यहां पर आपको कर्म जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, व्हाट से नहीं निकलेगा। और कुछ लोग बोलते हैं क्या से नहीं निकले तो किसको से निकाल लो। यहां किसको से भी निकाल के देख लीजिए। क्या गई? नहीं पता। वह उज्जैन गई, क्या गई? नहीं पता। किसको गई? वो भी नहीं पता। हाँ, ये जरूर है कि यहां पर पूछेंगे कहां गई, कहां गई, तो आ जाएगा उज्जैन गई। ठीक है, तो आपको बता दें कि ये आपके लिए सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है बेटा? सकर्मक। यहां व्हाट से भी नहीं निकला और भूम से भी नहीं निकला। व्हाट एंड भूम, क्या और किसको, दोनों से हमने कोशिश किया, दोनों से नहीं निकल रहा, फिर भी सुनील सर बता रहे हैं कि ये भी सकर्मक है। अब ये कैसे बता रहे हैं आपको आज के वीडियो क्लास में यही सब समझना है। अगला, इसमें जजमेंट लगाइए आप। चिड़िया आकाश में उड़ती है,
चिड़िया आकाश में उड़ती है। क्या उड़ती है तो नहीं मिलेगा, क्या उड़ती है नहीं पता, किसको उड़ती है नहीं पता, ठीक है। तो बेटा ये तो आपको मालूम होगा, ये अकर्मक क्रिया है। अब कुछ लोग आपको लिस्ट बनवा देते हैं, कुछ जगह आपने देखा होगा कुछ क्लासेस में लिस्ट बनवाते हैं कि बेटा लिस्ट बना लो अकर्मक की। जैसे उड़ना अकर्मक है, उड़ना क्या है अकर्मक, मगर ये भी पूरी तरह सत्य नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले उड़ना से ही मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा, एक स्टेटमेंट, और वहां पर सकर्मक हो जाएगा। कैसे? राम पतंग उड़ाता है, राम पतंग उड़ाता है। अब यहां पर पूछेंगे कौन उड़ाता है, तो राम, ये तो हो गया सब्जेक्ट, मगर क्या उड़ाता है तो पतंग, तो वहां पर उड़ाना क्या हो गई, सकर्मक हुई कि नहीं हुई, और यहां पर उड़ना क्या हो रहा है अकर्मक। यही सब सीखना है आज की वीडियो क्लास में। मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, ठीक है, मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, तो इसमें भी आप पूछेंगे क्या उठता है नहीं पता, किसको उठता नहीं पता, तो ध्यान रखेंगे ये भी अकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है ये? अकर्मक। ये भी अकर्मक है, ये भी अकर्मक है, ये भी अकर्मक है, ये भी अकर्मक है, घड़ी गिरी अकर्मक है, उज्जैन गया सकर्मक है। ध्यान देंगे। अब जैसे मैंने उज्जैन बोला है, उसके बाद देखिए राम धीरे बोलता है, राम मतलब धीरे मतलब स्लो, ठीक है, कम आवाज में धीरे बोलता है, तो राम धीरे बोलता है, क्या बोलता है नहीं पता, किसको बोलता है नहीं पता, धीरे बोलता है, तो ये भी क्या है, ये भी अकर्मक क्रिया है। अब कैसे पहचानेंगे, अब इन सबको पहचानने के क्या तरीके होंगे, सर कैसे बता रहे हैं कौन सा अकर्मक। अब आप स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। आपने जो भी इसमें सही किया हो, मगर इस क्लास के बाद आपके पास कोई भी ऐसा वाक्य नहीं रहेगा जिसमें आप एक सेकंड में आप ये ना बता दें कि अकर्मक है या सकर्मक, मगर रट कर नहीं, क्या से प्रश्न करेंगे, किसको से करेंगे, ऐसा नहीं, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगाना है कि कॉन्सेप्ट में जो सिखाऊंगा सिर्फ वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आज के बाद आपसे अकर्मक और सकर्मक का गलत नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद है? 2 भेद, एक हो गया सकर्मक, एक हो गया अकर्मक। इसमें क्या लगा है बेटा सा, और इसमें क्या लगा है आ का मतलब होता है मना करना, यहां पर अकर्मक। जैसे धर्म का उल्टा क्या बनाएंगे आप? अधर्म, अनार का लगाया। न्याय का उल्टा क्या बनाते हो आप? अन्याय, तो आ लगाया। जहां न्याय ना हो वहां क्या होगा? अन्याय। जहां धर्म ना हो वहां क्या होगा? अधर्म, ठीक है। वैसे जहां कर्म ना हो वहां क्या होगा? अकर्म। तो ये हो गया जहां पर कर्म ना हो। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हिंदी सीखते हैं, कर्म को ये ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्ट से ही आपको सब कुछ सीखना है। ये सा का कोई मतलब बताएं, यहां पर सकर्मक। सा का बहुत अच्छा मतलब होता है, आज के बाद नोट करिएगा, के साथ। क्या मीनिंग होता है? के साथ। देखो इसका मीनिंग लिख दिया मैंने, के साथ, ठीक है। जैसे मैं इसमें के 3-4 शब्द देता हूं, आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे आपके यहाँ कोई शादी का कार्ड देने आता है तो उस पर क्या लिखा रहता है, आप ध्यान देंगे, सादर निमंत्रण, है ना। ये सादर शब्द जो बना है ये दीर्घ संधि में मैं आपको पढ़ाऊंगा। स प्लस आदर, तोड़ के देख लीजिए, स प्लस आदर। अब स प्लस आदर का मतलब, स का मतलब हमने अभी आपको समझाया, के साथ। के साथ, यदि इसके किसी भी शब्द के आगे केवल सा जुड़ा है तो उसका मीनिंग होता है के साथ। तो आदर के साथ मतलब जो निमंत्रण आप दे रहे हैं वो काय के साथ दे रहे हैं? रिस्पेक्ट के साथ, विनय अनुनय के साथ, ठीक है, आदर के साथ। जैसे हम किसी को शादी में कार्ड देने जाते हैं तो ऐसा बोलते हैं क्या कि ये शादी है 9 तारीख को आ जाना, ऐसा बोलते हैं क्या? आना नहीं, हम बड़े अच्छे से बोलते हैं ना कि आइएगा जरूर, सब लोग आइएगा, ठीक है। तो उसी को बोल रहे हैं आदर के साथ। मतलब निमंत्रण तो दे रहा हूं मगर खड़ी भाषा में नहीं दे रहा हूं, एकदम रिक्वेस्ट फॉर्म में, प्लीज आंटी आइएगा, ठीक है, आइएगा अंकल। तो हम क्या बोलते हैं? सा प्लस आदर का मतलब समझ गए, आदर के साथ, स प्लस आदर। इसी में के कई शब्द बनेंगे बेटा, संधि में देखेंगे, अभी तो नहीं देख रहे हैं। सानुरोध, सानुरोध को तोड़ेंगे तो स प्लस अनुरोध, स प्लस अनुरोध, तो अनुरोध के साथ, अनुरोध के साथ। तो ये सा तो छोड़ो, अभी तो इतना। कर्म के साथ, काय के साथ? कर्म के साथ। जहां कर्म होगा, जहां कर्म उपस्थित होता है उसको सकर्मक क्रिया बोलते हैं, और जहां कर्म अनुपस्थित होता है, जहां पर कर्म नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया। ये तो हो गई छोटी सी बात। अब और आगे चलते हैं। इसी को किताब में डेफिनेशन में थोड़ा कठिन दिया रहता है, वहां पर दिया रहता है जब क्रिया के व्यापार का फल, तो इतना जब वो नहीं है, जब क्रिया के व्यापार का फल कर्म पे पड़ता है तो वो कर्मक है। इसी की दूसरी भाषा, कठिन भाषा में, व्यापार, व्यापार का फल किस पर पड़ रहा है बेटा? कर्म पर, तो वो क्या हो जाएगी? सकर्मक हो गई।
ये व्यापार क्या होता है, फल क्या होता है, ये सिर्फ लैंग्वेज है उसकी परिभाषा में हिंदी की। ठीक है, आपको तो इतने रखना, जब क्रिया का इफेक्ट, आप ऐसे सीख लें, जब क्रिया का प्रभाव यानी इफेक्ट, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं मेरी भाषा में सरल, क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्म पर, तो वो क्या हो जाती है, सकर्मक। और जब क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव, अब यहां ये नहीं बोलूंगा कि कर्म पर पड़ता है, यहां कर्म पर नहीं पड़ता, मगर फिर किसी पे तो पड़ता होगा, क्योंकि किसी भी वाक्य में क्रिया जब आती है बेटा तो किसी पर इफेक्ट तो डालेगी। और आपको बता दें कि हिंदी में या इंग्लिश में क्रिया ही मेन चीज होती है। ठीक है, देखो अभी समझाते हैं। जब क्रिया का प्रभाव काय पर पड़ने लगे, कर्म पर ना पड़े और काय पर पड़ जाए, कर्ता पर पड़ जाए, ये ध्यान रखेंगे। जब क्रिया का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ता है, सब्जेक्ट पर पड़ता है, तो आप उसी को बोलते हैं अकर्मक। जब क्रिया का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो आप उसको क्या बोल देते हैं, सकर्मक। ये बात तो परिभाषाओं वाली हो गई, अकर्मक और सकर्मक। और अच्छे से बात करें तो हम तीन चीजें देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। हमने बताया था सब्जेक्ट यानी जो काम कर रहा है, क्रिया को करने वाला, जैसे मैंने आपको सिखाया था, जो क्रिया को करता है, जो क्रिया को करता है, ऐसा लिख रहा हूं मैं, जो क्रिया को करता है उसी का नाम करता है, ऐसे भी याद हो जाता है बड़ी जल्दी। ठीक है, जो क्रिया को करता है उसी का नाम करता है। आगे चलिए, अब क्रिया सबसे लास्ट में होती है इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में। ठीक है, राम ने पत्र लिखा, लिखने वाला राम है, सबसे आगे आएगा, क्योंकि राम लिखने वाला है तो वो करता हो गया। ठीक है, लिख देते हैं राम, राम ये आ गया करता, ने पत्र, पत्र आ गया ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, पत्र ऑब्जेक्ट, और वर्ब क्या है इसमें, लिखा। अब एक बात, ये क्यों बता रहे हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपको ध्यान रहे कि क्रिया वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण होती है। अकेला सब्जेक्ट कभी वाक्य नहीं बना पाएगा, अकेला ऑब्जेक्ट भी कभी वाक्य नहीं बनाएगा। जैसे मैं बोलता हूं सुनील, अनिल, रमेश, ये सब नाम है, नाम यानी संज्ञा, ये सब कर्ता बन सकते हैं, मगर इससे कोई वाक्य बनेगा क्या, नहीं। तो इसके बाद ऑब्जेक्ट, मैं बोलता हूं पत्र, निबंध, इससे भी कोई नहीं बनेगा। मगर क्रिया में इतनी पावर होती है कि क्रिया अकेले ही वाक्य बना लेती है। जैसे मैं बोलता हूं सुनो, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं बोला, सुनो, सुनो एक क्रिया है और वहीं फुल स्टॉप लगा दे। आपसे मैं पूछता हूं सुनो, चलो, उठो, आओ, जाओ, ठीक है, निकलो, ये सब क्या है, ये सब शब्द नहीं है बेटा, ये सब वाक्य बोले हैं। भले एक शब्द है मगर पूरे वाक्य का काम कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे आप किसी को बोलते हैं चलें तो उधर से बोलता है चलो, सुनो, आओ, जाओ, ये सब एक एक शब्द हैं, मगर ये काय के शब्द है बेटा, ये क्रिया के शब्द है ना। इसीलिए क्रिया एक ऐसी चीज है जो अकेले ही अपने आप में सक्षम होती है, अकेले ही पूरे वाक्य का अर्थ दे देती है, मगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं भी होंगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये तो हो गई नॉलेज वाली बात। अब ये हो गया स्टार्ट। अब हम स्टार्ट इसको करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं सकर्मक और अकर्मक कैसे पहचानेंगे। और ये जो ऊपर लिखे हैं आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं कि पत्ता गिरा, क्या गिरा, पत्ता निकल रहा है, फिर भी सर बोल रहे हैं अकर्मक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब मैं स्टार्ट करता हूं, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। बड़े आराम से, बड़े ध्यान से समझना, 2 या 3 कॉन्सेप्ट देंगे, उससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। शुरू करते हैं सकर्मक। सकर्मक आपको अभी तक जहां भी आपने सीखा है उसको पहले रिवाइज करिए। आपने ये सीखा है कि जिसके क्रिया के साथ क्या का प्रश्न करेंगे, यदि उत्तर मिल गया तो सकर्मक। ये बात भी सही है मगर पूरी तरह नहीं है। ठीक है, पहले सही कहां तक है ये देखते हैं। राम निबंध लिखता है, मां खाना पकाती है, रमा गीत गाती है, मां ने स्वेटर बुना। ये 4 चीज। अब ये 4 से आपको वो कॉन्सेप्ट जो आपके पास दिमाग में पहले से है, फिर इसके बाद जो नया वो मैं सिखाता हूं। ठीक है, सबसे पहले ये राम निबंध लिखता है, एक विशेषता बता रहे हैं हिंदी की। हिंदी में जो क्रिया होगी हमेशा लास्ट में आएगी। ठीक है, इंग्लिश में, इंग्लिश भाषा भी आप पढ़ते हो, हमने पिछली क्लास में बताया था S+O+V, ये हिंदी का स्ट्रक्चर है बेटा। राम क्रिकेट खेल रहा है, आखिरी में आएगा खेल रहा है। ठीक है, मगर ये इंग्लिश करेंगे तो राम इज प्लेइंग क्रिकेट, ऐसा बनाएंगे। राम इज प्लेइंग क्रिकेट मतलब इंग्लिश में वर्ब बीच में आती है, ऑब्जेक्ट पीछे आता है, और हिंदी में वर्ब पीछे आती है, ऑब्जेक्ट बीच में आता है।
तो बेटा ये लास्ट में तो मैंने सब पे लगा दिया कि सर क्रिया तो निकालो, पहले क्रिया से ही तो क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये क्रिया निकाल दी, लिखना, पकाना, गाना और बुनना, ठीक है। अब यहां पर आप निकालिए व्हाट, वहां पर निकालिए व्हाट। ये व्हाट ये जो आपकी सब काम करेगा, ठीक है। व्हाट मतलब क्या, आप क्रिया के पास जाइए, व्हाट, व्हाट पकाती है, व्हाट लिखती है, मतलब क्या लिखता है, तो आपको उत्तर मिलेगा। क्या लिखता है तो उत्तर क्या मिला, निबंध। तो इसका निबंध जो है ये इसका कर्म है, बिल्कुल 100% सच है, अभी तक आपने पढ़ा भी यही है, ठीक है। माँ खाना पकाती है, क्या पकाती है तो खाना, ये इसका ऑब्जेक्ट है बेटा। तो ये सब सकर्मक क्रिया पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद रमा गीत गाती है, क्या गाती है, गीत गाती है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। माँ ने स्वेटर बुना, क्या बुना, स्वेटर, स्वेटर, ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। अब यहां तक भी समझ में आ गया। अब बात आती है पहला डाउट आपका, ये पहला डाउट है बेटा, पेड़ से पत्ता गिरा, ये अकर्मक है। यहां पर व्हाट का कॉन्सेप्ट लगेगा, व्हाट का आंसर भी मिलेगा, बट आपको अब धीरे धीरे अच्छे से कॉन्सेप्चुअल समझना है। देखो अब मैं लिखता हूं पेड़ से पत्ता गिरा, पत्ता गिरा। अब एक और लिखता हूं, इसमें का एक और था, ये हाथ से घड़ी गिरी, है ना, नल से बाल्टी भरी, नल से बाल्टी भरो या भरी, जो भी लिख लो एक ही बात है, ठीक है। एक और लिख लो, इसमें से कौन सा आ सकता है, इसमें ये नदी बह रही है। अब ये चारों को देखिए, ये चारों आपको, ये शुरू के मुख्य रूप से तीन, ये तीन आपके एग्जाम में आ जाएंगे, तो आप फिर इतना सा कॉन्सेप्ट लेके जाएंगे तो आप बोलेंगे क्या गिरा, पत्ता, क्या गिरी, घड़ी, क्या भरी, बाल्टी, तीनों के उत्तर आ गए बेटा। तीनों सकर्मक लगा दोगे आप और इसी वजह से आप असफल हो जाओगे, तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, ठीक है। यहां पर आप बोलेंगे व्हाट, तो व्हाट का आंसर तो मिलेगा, क्या गिरा, पत्ता, मगर आप पत्ते को कर्म नहीं मानेंगे, आप पत्ते को ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। अब क्यों नहीं मानेंगे, सर बोल रहे हैं इसलिए नहीं, प्रमाण देखिए, प्रमाण क्या है। आप मुझको ये बताइए, ये क्रिया है, यदि क्रिया आई है तो कोई कर्ता भी तो होगा, ठीक है। मतलब क्रिया को करने वाला कौन है, आखिर काम कौन कर रहा है। अब फिर से देखिए, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, क्या पेड़ गिरा है इसमें, नहीं, पेड़ तो वैसे ही है। पेड़ से कौन गिरा है, पत्ता, ठीक है। तो गिरने की जो क्रिया है बेटा वो किसने की है, गिरा कौन है, गिरा कौन है, पत्ता। तो जो क्रिया को कर रहा है वो तो कर्ता हो गया, ऑब्जेक्ट कहां से हो गया, ठीक है, वेरी गुड। तो ये बेटा, ये आज आपको नया सीखने को मिल रहा है कि ये तो सब्जेक्ट बन गया, ये क्या बन गया, कर्ता। क्यों बन गया कर्ता, क्योंकि पेड़ नहीं गिर रहा है, पेड़ से पत्ता गिरा है बेटा, और गिरने का काम, जो गिरना क्रिया है ना, उसका काम कौन ने किया। मैं आपसे पूछूंगा कौन गिरा, तो आप बोलेंगे पत्ता ही गिरा, ठीक है ना। यदि मैं इसी पे लिख दूं बंदर गिरा, पेड़ से बंदर गिरा, तो आप क्या बोलेंगे, क्या गिरा, ऐसा नहीं पूछेंगे ना, आप क्या बोलेंगे, कौन गिरा, तो उत्तर आएगा बंदर गिरा। तो गिरने वाला वहां पर बंदर है, तो यहां पर गिरने वाला कौन है, पत्ता है। तो जो गिरने वाला है वही क्रिया को कर रहा है, और जो क्रिया को करता है उसी का नाम कर्ता है। आप क्या समझते हैं कि कर्ता हमेशा ऐसे होगा, रमेश, सुरेश, ऐसा नहीं होगा बेटा। यहां पर गिरने का काम पेड़ नहीं कर रहा है, यहां पर गिरने का काम कौन कर रहा है, पत्ता। तो ये जो पत्ता है बेटा, इसको मैं अब क्या बना लेता हूं, अब मैं सब्जेक्ट बना लेता हूं, और ये व्हाट वाला जो आपके पास कॉन्सेप्ट था ये यहां पर फेल हो जाता है। दूसरा, अब कुछ के मन में आ रहा होगा, ठीक है, कि सर पेड़ में भी तो कुछ होगा, पेड़ क्या है। तो बेटा इसके बाद में क्लास लूंगा कारक की, कारक, इसमें अपादान कारक लगा है पेड़ में, कौन सा कारक, अपादान। आप सीखेंगे अपादान में दूर होती है चीजें, ठीक है ना, मैं सिखाऊंगा उसको अच्छे से। तो ये क्लियर, तो सारे क्लियर। फिर से, हाथ से घड़ी गिरी, क्या गिरी, घड़ी, अच्छी बात है, उत्तर मिल गया, मगर गिरने का काम किसने किया, हाथ गिर गया आपका, नहीं, घड़ी गिरी है। तो मैं पूछूंगा जो गिरना क्रिया है वो की किसने, तो आप बोलेंगे सर घड़ी ने करी, हमने तो नहीं करी, ठीक है ना। तो बेटा ये जो घड़ी है ये क्या बनी है, इस बार ये कर्ता बन गई है, क्या बन गई है, ये कर्ता, ठीक है। नल से बाल्टी भरी, क्या भरी, बाल्टी, अच्छी बात है, उत्तर मिला, मगर कर्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो भरने का जो काम हो रहा है वो किसने किया है, बाल्टी ने, ठीक है। अब नदी बह रही है, ये तो एकदम क्लियर है, अब आप समझ गए होंगे, ये बह रही है, ये तो पूरा क्रिया हो गया, बहना मुख्य क्रिया हो गया, रही है इसकी सहायक क्रिया, कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो आप यहां पर पूछूंगा बहने वाला कौन है, तो आप बोलेंगे सर बहने वाली तो नदी है।
तो ये जो नदी है ये क्या बन गई है बेटा, ये कर्ता बन गई है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। ये पहला कॉन्सेप्ट क्या क्लियर क्या हुआ आपको? ये क्लियर हुआ कि व्हाट से उत्तर आए या नहीं आए। व्हाट से उत्तर आ भी रहा होगा तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो जो व्हाट से उत्तर आ रहा कहीं वो कर्ता तो नहीं है, सब्जेक्ट तो नहीं है, सब्जेक्ट के रूप में तो नहीं आ रहा। तो ये चारों में पत्ता जो है गिरने का काम कर रहा है, इसलिए पत्ता ही इसमें कर्ता बन गया है। ठीक है, यहां घड़ी गिरने का काम कर रही है, इसलिए घड़ी इसमें क्या बन गई है, कर्ता बन गई। यहां तक एक आपको समझ में आ गया। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1 की व्हाट से नहीं निकलेगा, व्हाट से हमको निकलेगा। अब इन चारों में आप देख सकते हैं ध्यान से, आपको ऐसा लग रहा है प्रमाण के साथ। राम निबंध लिखता है, क्या लिखता है, निबंध, अच्छी बात है, मगर लिखने वाला कोई है इसमें? बिल्कुल है, राम है। तो सब्जेक्ट कौन है बेटा इसमें? इसमें जब सब्जेक्ट राम है तो ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखना। ये लिख देते हैं, राम सब्जेक्ट, मां सब्जेक्ट, रमा सब्जेक्ट और मां सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता। ठीक है, और सब्जेक्ट निकालने की पहचान होती कौन, कौन या किसने, कौन या किसने। सब्जेक्ट निकालने के लिए आता है, दो चीजें याद रखेंगे। सब्जेक्ट ढूंढना हो, कभी भी किसी वाक्य का कर्ता ढूंढना हो तो दो ही शब्द बोलना, कौन या फिर किसने। ठीक है, और ऑब्जेक्ट निकालना हो तो दो शब्द बोलना, क्या, दो और तीन। अब ये दो क्या है, ये नए कॉन्सेप्ट है। पहले तो क्या मैंने आपको सिखा दिया, व्हाट। ठीक है, अब जो सब्जेक्ट निकालना है, राम निबंध लिखता है तो कौन से पूछ लो, क्रिया के पास जाओ, लिखता, मां लिखो, कौन लिखता है, उत्तर आएगा राम। ठीक है ना, मां ने स्वेटर बिना, किसने बिना, मां, मां आई ना। तो बेटा ये सब्जेक्ट 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 सब्जेक्ट, ये चारों काय से निकलेंगे, या तो कौन से निकलेंगे या फिर क्या से निकलेंगे। इतना आपको क्लियर हो गया। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2, जब व्हाट वाला तीर अपना फेल हो जाए तो एक और आएगा, दूसरा तीर निकालेंगे, एक के बाद एक आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे। पहले व्हाट का कॉन्सेप्ट लगा लेंगे, नहीं लग रहा है फिर वूम का लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, वूम का। तो आप सीखने जा रहे हैं आप किसको। दो चीजें हो गई ऑब्जेक्ट के लिए, नहीं दिख रहा हो तो यहां लिख रहा हूं, क्या एंड किसको। बस इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। जब एक ऑब्जेक्ट ढूंढना हो तो पहले बोलेंगे क्या, क्या लिखा, निबंध, क्या पढ़ा, पेपर। ठीक है ना, क्या गाया, गाना। मगर जब क्या से काम नहीं चले तो फिर किसको से जाएंगे, सेकंड स्टेज पे जाएंगे तो किसको। अब किसको वाला समझते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो अब चलते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट की ओर। हमने व्हाट वाला कॉन्सेप्ट सीख लिया कि व्हाट से उत्तर मिलेगा, बट यदि व्हाट से उत्तर मिल रहा है वो सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 1। दूसरा कॉन्सेप्ट, वूम से मिलेगा, किसको से। जब व्हाट से नहीं मिलेगा तो काय से मिलेगा, किसको से मिलेगा। शुरू हो जाइए, पहला, दूसरा, 3 वाक्य में सिखा देंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब ध्यान देंगे, जैसे राम ने रावण को मारा, मां ने बच्चे को डांटा, ठीक है ना, राजा ने प्रजा को बुलाया, मैंने पंडित जी को फटकारा। कोई भी स्टूडेंट आप में से ऐसा कुछ भी लिस्ट नहीं बनाएंगे कि डांटना अकर्मक है, कोई अकर्मक कोई सकर्मक की कोई लिस्ट नहीं। आपको यूज करना है वाक्य जैसा आता है, कोई एक क्रिया अकर्मक भी हो जाती है, सकर्मक भी। क्योंकि अभी देखिए, उड़ना, ये उठना, ये बोलना, इन सबको मैं सकर्मक भी बना सकता हूं। ठीक है ना, अभी थोड़ी देर बाद बनाऊंगा तो आपको आखिरी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये 4 से ही समझ लीजिए आप। अब देखिए ध्यान से, अब आप फिर उसी पे चलिए। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। पहला क्वेश्चन, आप पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे, व्हाट से। क्या मारा, वहां पर ऐसा कुछ भी उत्तर नहीं मिल रहा। क्या मारा ऐसा मत बोलना, रावण मारा, क्योंकि क्या जो लगता है वो वस्तुओं के लिए लगता है। काय के लिए लगता है, वस्तुओं के लिए। तो राम ने रावण को मारा, ठीक है। तो जब क्या का फेल हो जाए, व्हाट फेल हो गया, तो व्हाट को क्रॉस करिए, दूसरा लीजिए किसको। अब किसको से क्वेश्चन करिए, किसको से क्वेश्चन करिए। राम ने रावण को मारा, अब पूछेंगे किसको मारा, रावण को, आ गया, किसको से आ गया। ठीक है, मां ने बच्चे को डांटा, क्या डांटा नहीं पता, किसको डांटा, बच्चे को, आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। राजा ने प्रजा को बुलाया, क्या बुलाया नहीं पता,
किसको बुलाया? प्रजा को। आ गया, वेरी गुड। ठीक है। मैंने पंडित जी को फटकारा। क्या फटकारा? नहीं पता। किसको फटकारा? पंडित जी को। यह है आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 भी आ गया कि व्हाट से नहीं निकलेगा तो काय से निकालेंगे? वूम से निकालेंगे। सिंपल सी बात है। व्हाट या तो व्हाट वाला आएगा या वूम वाला आएगा, या तो व्हाट वाला आएगा या फिर वूम वाला। ठीक है। अब इससे और आगे बढ़ता हूं। अब बढ़ता हूं इसकी तरफ। इसकी तरफ जो एक सकर्मक क्रिया है उसके दो भेद बताए सर ने, एक कर्मक और द्विकर्मक। कौन कौन से बताए? एक कर्मक और द्विकर्मक। अब एक बात ध्यान रखेंगे, कर्म भी दो हो सकते हैं। कर्म कितने हो सकते हैं? दो। एक कर्म होगा यदि उस वाक्य में तो आप कहेंगे ये तो एक कर्मक क्रिया है सर, और यदि दो कर्म आ जाएंगे तो आप कहेंगे द्विकर्मक क्रिया है। द्विकर्मक। अभी द्विकर्मक क्या होता है इसी को मैं सुधार के लिख देता हूं। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, दूसरा लिख देता हूं। जैसे एक कर्मक द्विकर्मक की बात करते हैं, अब द्विकर्मक की बात करते हैं। देखिए देखिए, नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, यहां से समझ जाएंगे आप। ठीक है ना। मां ने बच्चे को दूध पिलाया। दूध पिलाया। ठीक है। राजा ने, पिता ने बेटे को पुस्तक दी। आगे, राम ने राजेश को खीर खिलाई। खीर खिलाई। नेक्स्ट, शिक्षक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाया। पढ़ाई। ठीक है। जैसे राजेश ने मुकेश को साइकिल दिलाई। ये आ गया बेटा आपका ये 5 उदाहरण। अब ध्यान देंगे, एक कर्मक और द्विकर्मक की बात करने जा रहा हूं। ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट दूंगा, सब क्लियर हो जाएगा। एक कर्मक और द्विकर्मक की बात करूंगा। जब कभी एक कर्म होगा बेटा तो कैसे निकलेगा? या तो व्हाट से या वूम से। एक कर्म किससे निकलता है? लिख देता हूं आपके सामने। एक कर्मक जो क्रिया होगी उसमें या तो व्हाट से निकल जाएगा, और यदि व्हाट से नहीं निकला तो वूम से निकलेगा। ठीक है। मतलब क्या से निकलेगा, और क्या से नहीं निकला तो काय से निकलेगा? किसको से। ध्यान रखेंगे दोनों से नहीं निकलेगा बेटा, एक ही से निकलेगा। मैंने दोनों अभी आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। मैं एक उदाहरण देता हूं, आप सीख जाएंगे। ऐसे ही बताओ, राम ने पत्र लिखा। एक कर्म की दो, एक कर्म। राम ने क्या लिखा? पत्र। ठीक है। सिर्फ पत्र का उत्तर आया। दूसरा, राम ने रावण को मारा। क्या मारा? नहीं आया, कोई बात नहीं। किसको मारा? रावण को। तो भी इसमें कर्म आ गया। मतलब कर्म या तो क्या से निकाल सकते हैं या किसको से निकाल सकते हैं। मगर अब जो वाक्य लिखे हैं इसमें क्या होगा बेटा? इसमें क्या से भी निकलेगा और किसको से भी निकलेगा। बस सिंपल सा है, क्या से भी निकलेगा और किसको से भी निकलेगा। तो द्विकर्मक बोलेंगे। शुरू हो जाइए। मां ने बच्चे को दूध पिलाया। पहला क्वेश्चन कभी भी किसको नहीं करेंगे, पहला क्वेश्चन करेंगे क्या पिलाया। आ गया भैया, ये रहा व्हाट वाला। क्या पिलाया? दूध। तो आप बोलेंगे सर ये कर्म मिल गया मुझको। ठीक है, अच्छी बात है, ये कर्म है दूध। ठीक है। अब बात करता हूं, अब एक मिलने के बाद एक कदम और आगे बढ़ेंगे, फिर पूछेंगे किसको पिलाया, तो फिर दूसरा भी मिल गया, बच्चे को। ठीक है। तो ये मिल गया वूम वाला। वूम वाला मतलब किसको? तो आपको क्या क्या मिला? क्या भी मिला, क्या भी मिला और किसको भी मिला। दोनों से उत्तर मिल गए तो आप बोलेंगे ये द्विकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है बेटा? द्विकर्मक। तो लिख देते हैं ये द्विकर्मक, डी लिख दिया, द्वि का। ठीक है। फिर से, पिताजी ने बेटे को पुस्तक दी। पहला क्वेश्चन किसको नहीं, पहला क्वेश्चन क्या दी? पुस्तक। मिल गया, वेरी गुड। ये इसका पहला कर्म। किसको दी? बेटे को। बेटा उसका दूसरा कर्म, ये सेकंड। आगे चले। राम ने राजेश को खीर खिलाई। क्या खिलाई? एक कर्म मिल गया, खीर। किसको खिलाई? दूसरा कर्म मिल गया, राजेश को।
शिक्षक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। क्या पढ़ाई? हिंदी। एक कर्म मिल गया। किसको पढ़ाई? छात्रों को। दूसरा भी मिल गया। तीसरा, राजेश ने मुकेश को साइकिल दिलाई। क्या दिलाई? साइकिल। एक कर्म मिल गया। किसको दिलाई? मुकेश को। दूसरा भी मिल गया। तो यहां तक भी उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक कर्म और द्विकर्म क्या होता है, एक लाइन में सुनेंगे। व्हाट एंड वूम दोनों में से किसी एक से निकल जाए तो एक कर्म, और दोनों से निकल जाए तो दो कर्म। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। अब इसमें कुछ खास बातें बताने जा रहा हूं। अब देखो, अब आप बोलेंगे सर दो कर्म आ गए, तो दो कर्म में मेन कर्म कौन है? कई बार एग्जाम में क्या करते हैं, ये वाला स्टेटमेंट दे देते हैं और बोलते हैं इसमें मुख्य कर्म छाटिए। तो आप बोलेंगे सर एक तो इधर निकल रहा है व्हाट से, एक इधर आप बोल रहे हो वूम से। व्हाट और वूम दोनों से निकल रहा है, क्या और किसको? तो हम इसमें कौन सा कर्म माने? तो देखो बेटा ध्यान से, फिर से बोलता हूं। राम ने बच्चे को मिठाई खिलाई। अब देखना ध्यान से, राम ने बच्चे को मिठाई खिलाई। दो कर्म के आपको समझ में आ गया। अब देखना मैं क्या सिखा रहा हूं। क्या खिलाई? ये लिखा व्हाट। क्या खिलाई? उत्तर क्या आया? मिठाई। फिर दूसरा, किसको खिलाई? ये लिख देता हूं आपके सामने, किसको। इसका उत्तर क्या आया? बच्चे को। तो बेटा ये भी कर्म है, ऑब्जेक्ट नंबर 1। ये कर्म नंबर 1 है और ये जो है कर्म नंबर 2 है। अब दिक्कत आ रही कौन से कर्म को मैं क्या मानूं? बेटा इसमें ध्यान रखना, ये दोनों कर्म है। एक, अब मैं क्या क्या नियम सिखा रहा हूं। पहला, ये दोनों कर्म है। इसमें एक को आप कहते हैं सहायक कर्म या गौण कर्म। सहायक को गौण भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरे को आप बोलते हैं मेन कर्म। जैसे आपकी क्रिया कैसे होती है बेटा? मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, यही पढ़ते हैं इंग्लिश में। हिंदी में भी होता है मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। अभी हम सहायक क्रिया का एक टॉपिक डाल देंगे 5 मिनट का, उसमें बचा है हमारा संरचना वाले में। तो सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब और मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब। वैसे सेम कंडीशन है, सहायक और मुख्य। तो लिखने जा रहा हूं, जब भी व्हाट से उत्तर मिलेगा उसी को आप बोलेंगे ये सर मुख्य कर्म है। ध्यान रखना, स्टार लगाना, छाटने को आता है। जब भी वूम से मिलेगा आप उसको बोलेंगे सर इसको तो सहायक कर्म बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम है गौण कर्म। ये भी आप सीख गए, सहायक कर्म और मुख्य कर्म आप सीख गए। अब इसमें सबसे अच्छी बात आपको क्या याद रखना है बेटा? सबसे अच्छी बात याद रखना है, यहां से देखिए, जब भी जो मुख्य कर्म होगा उसकी एक विशेषता बता रहा हूं, ये निर्जीव होगा। कैसा होगा? ये निर्जीव। इसमें जान या जिंदगी नहीं होगी। जैसे आप कहीं भी चेक कर लेना बेटा, ठीक है। जैसे दूध, दूध में क्या जिंदगी होती है? नहीं। पुस्तक निर्जीव। खीर निर्जीव, मतलब जिसमें जान जीवन नहीं होता। हिंदी जीवन नहीं है। साइकिल एक वस्तु है। क्लियर? तो लिख देते हैं। अगला 2 कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आपको। पहला कॉन्सेप्ट दे दिया, ये सहायक होता है, ये मुख्य। दूसरा कॉन्सेप्ट, ये निर्जीव होता है। कैसा होता है? निर्जीव। और ये कैसा होगा? ये हर मामले में सजीव होगा। हर मामले में कैसा होगा? सजीव, मतलब इसमें जीवन होगा। आप कहीं से भी चेक कर लीजिए। माँ ने बच्चे को, ये आया बच्चे को, बच्चे में सजीव है बच्चा, उसमें जिंदगी है, जीवन है। और मिठाई में जीवन नहीं है। तो हमेशा मुख्य कर्म निर्जीव होता है और सहायक कर्म कैसा होता है? सजीव होता है। अब एक बात और ध्यान दीजिए, इधर भी चेक कर लीजिए। ये देखो, बच्चे को सजीव, बेटे को सजीव, राजेश को सजीव, प्रजा को सजीव, छात्रों को सजीव, मुकेश को सजीव। ये सब प्राणी आते हैं। प्राणी या वो चीजें जो निर्जीव या सजीव, जो जिनमें जीवन होता है, सजीव होती है। ये 2 चीजें सीख गए आप। फिर से देख लीजिए, मुख्य कर्म हमेशा व्हाट से ही निकलेगा और मुख्य कर्म निर्जीव होगा। सहायक कर्म किसको से निकलेगा और सहायक कर्म क्या होगा? सजीव होगा। यहां तक भी क्लियर? अब एक लाइन और सीखिए। अब एक लाइन और सीखिए। अब मैं आपको यहां पर एक लाइन सिखाता हूं। क्या? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये लिखा है आपको हिंदी का स्ट्रक्चर, यहीं पर सिखा देते हैं बेटा। देखो हिंदी का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। सर ने तो इतना बता दिया, मगर आप सर बोल रहे हैं 2 ऑब्जेक्ट आएंगे, तो किसको कहां लिखोगे? मेरा कहने का मतलब क्या है, सुनो। मां ने बच्चे को दूध पिलाया, इसका मतलब हो रहा मां अपने बेटे को दूध पिला रही। इसको मैं पलट के लिखता हूं, इसको कर देता हूं आगे और इसको कर देता हूं पीछे। आप 1 सेकंड में सीख जाएंगे, ठीक है। 1 सेकंड में सिखा देंगे आपको। मां ने दूध बच्चे को पिलाया। अब देखो मैंने पलट दिया इसको,
माँ ने दूध बच्चे को पिलाया। ठीक है, तो ये जब हम एक चैप्टर लेंगे वाक्य अशुद्धि, तो आपको बताएंगे कि ये जो वाक्य है ये अशुद्ध है। क्या है ये? अशुद्ध, क्योंकि इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो आगे लग गया है और इसका जो सहायक ऑब्जेक्ट है वो पीछे लग गया है। जबकि हिंदी का एक रूल है, मेन ऑब्जेक्ट, ध्यान देना, मेन ऑब्जेक्ट, मेन वाला कौन सा है बेटा? जो व्हाट से निकल रहा है, ठीक है ना। मेन ऑब्जेक्ट की एक आदत है, जैसे मैं खड़ा हूं, मैं क्रिया हूं ना, क्रिया के तुरंत उल्टे हाथ पे व्हाट वाला ही चाहिए, वूम वाला नहीं चाहिए। क्लियर? क्रिया के तुरंत लेफ्ट में क्रिया से चिपका हुआ ऑब्जेक्ट ही होता है। यदि यहां देखूं तो क्रिया ये रही, क्रिया से चिपका वाला क्या है? वूम है, ये तो सहायक कर्म है बच्चे को, जबकि मुख्य कर्म क्या है? क्या पिलाया? दूध। क्रिया के जस्ट पास में आना चाहिए व्हाट वाला, ये बात विशेष ध्यान रखेंगे। तो इसको देखिए कैसे लिखते हैं, सब्जेक्ट आएगा आगे, वर्ब आएगी पीछे। अब मैं बताता हूं, यहां पर आएगा मेन ऑब्जेक्ट, MO लिख रहा हूं मैं, मतलब मुख्य कर्म हमेशा क्रिया के बाईं ओर होगा। मतलब दुनिया का कोई भी शब्द इन दोनों के बीच में नहीं आ सकता। जैसे ये दूध पिलाया से आपने बोला क्या पिलाया? दूध, तो दूध हमेशा पिलाने के जस्ट पहले लिखना पड़ेगा। ये रूल है हिंदी का, ये वाक्य का स्ट्रक्चर, संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है, वाक्य की संरचना। तो इसको वापस ये गलत लिख देते हैं, इसको सुधार देते हैं वापस, ताकि आप गलत ना नोट करो। माँ ने बच्चे को क्या पिलाया? दूध। ध्यान से देखिए, पिलाया क्या? दूध। तो जो व्हाट से निकलेगा, उन दोनों, ये दोनों की बात कर रहा हूं, ध्यान से देख लो। पिलाना यानी क्रिया और दूध यानी MO मेन ऑब्जेक्ट। वर्ब और मेन ऑब्जेक्ट के बीच में दुनिया का कोई भी शब्द नहीं जा सकता। ये हो गई तीसरा कॉन्सेप्ट। ये तीसरा कॉन्सेप्ट में लिख देता हूं, वर्ब प्लस MO। ठीक है, वर्ब के जस्ट पास में उल्टे हाथ पे कौन आएगा? मुख्य कर्म। ठीक है, MO प्लस, अब यदि आपके पास एक्स्ट्रा कर्म है तो अब आएगा वो। क्लियर? ध्यान रखेंगे इस बात का। एक्स्ट्रा कर्म है, ये लिख देता हूं आगे थोड़ा सब्जेक्ट, यहां पर आ जाएंगे सहायक कर्म। सहायक कर्म हिंदी में लिख लो मुख्य कर्म, मुख्य कर्म हिंदी में लिख लो क्रिया। ठीक है, और यहां लिख देते हैं कर्ता। ये आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, काम आएगा आपको। ठीक है, अब मैं बता देता हूं और छोटा सा नोट कर लो यहीं पर, व्हाट वाला हिंदी में लिख लो क्या वाला और किसको वाला। ये तीसरा पॉइंट, इसको मिटा दीजिए, आपको नोट करने में आसानी हो। ये तीसरा पॉइंट। अब यहां तक आपको पूरी बात समझ में आ गई, उम्मीद करता हूं कि यहां तक क्लियर है। क्या क्या पढ़ा है मैंने? कर्म निकालना व्हाट से नहीं निकले तो वूम से, दोनों में से एक से निकलेगा तो एक कर्मक, और दोनों में से दोनों से निकल गया तो द्विकर्मक, दोनों से निकल गया तो व्हाट वाला मेन ऑब्जेक्ट और वूम वाला सहायक ऑब्जेक्ट। दूसरी बात, व्हाट वाला निर्जीव होगा, वूम वाला सजीव होगा। तीसरी बात, व्हाट वाला हमेशा क्रिया के लेफ्ट में लगा रहेगा, बीच में किसी को आने नहीं देगा। अब इसको नोट कर लीजिए। तो एक कॉन्सेप्ट और आगे बढ़ा के देता हूं आपको, ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये 2 3, इसमें प्रॉब्लम अभी भी आ रही है। वह उज्जैन गई, क्या गई नहीं पता, किसको गई नहीं पता, फिर भी सर बोल रहे हैं कि ये सकर्मक है, और सकर्मक में लिखते हैं कि वह कहां गई, तो उत्तर आएगा। तो कहां तो आपने कहीं पढ़ा ही नहीं है कि कहां भी आता है। ठीक है, आज आपको यही पढ़ना है, इसको नोट कर लीजिए। तो अब बढ़ते हैं इसके तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। आपने अभी तक क्या सीखा उसको रिवाइज करते चलते हैं। आपने सीखा, सर ने बोला क्या से निकाल लिया कर, ठीक है, क्या वाला मुख्य कर्म होगा, ठीक है, क्या वाला जो होगा वो मुख्य कर्म भी होगा और निर्जीव भी होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या से नहीं निकले तो काय पे जाया कर, किसको पे जाया करो, ठीक है। किसको वाला सहायक कर्म होगा, सहायक कर्म हमेशा सजीव होगा, ठीक है। ये वाला वर्ब के लेफ्ट में ही आएगा, ठीक है। और ये वाला ये मुख्य कर्म के और लेफ्ट में आएगा, मुख्य कर्म के लेफ्ट साइड आएगा। यहां तक सीख गए। अब लास्ट कॉन्सेप्ट वो लेके आ रहा हूं, वह उज्जैन गई, इसको भी क्लियर करते हैं। वह उज्जैन गया, एक और लिख देंगे तो सब समझ में आ जाएगा। वह इंदौर में रहती थी, ठीक है, ये क्लियर। वह उज्जैन गया एक में लिखा मैंने, और वह इंदौर में रहती थी।
अब यदि आप किसी से भी पूछ लें इसको कि कौन सी क्रिया है, तो 99% स्टूडेंट्स गलत बता देते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते हैं, सिर्फ रटते हैं। ठीक है, ट्रिक बनाते हैं। ट्रिक नहीं बनाना बेटा, इतना छोटा सा विषय, इतना सरल विषय है, हमारी मातृभाषा है, बचपन से हम बोल रहे हैं, इसमें काय की ट्रिक? इसको तो हमको दिमाग में उतारना है, और दिमाग में नहीं, जीवन में उतारना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हिंदी इसलिए पढ़ रहे हैं कि 70 नंबर का आएगा एसआई में, 25 नंबर का एसएस, नहीं, हिंदी इसलिए पढ़ रहे हैं कि जीवन में काम आएगा। हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी भाषा शैली। हमारी जितनी अच्छी भाषा पर पकड़ होती है, हम उतने अच्छे भाषण, मतलब उतने अच्छे विचार व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है ना? तो एक सही व्यक्ति, सही जो होता है लीडर भी, लीडर की बात करें नेताओं की, तो एक अच्छा लीडर जो होता है वो एक अच्छा वक्ता होता है, जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, एक अच्छा लीडर एक अच्छा वक्ता भी होता है। और एक अच्छा वक्ता कौन होता है? जिसके पास ढेर सारे शब्द हों, एक, और सही शब्द का सही समय पर सही प्रयोग करना जानता हो। बहुत सारे शब्द हों और सही शब्द का सही समय पर सही प्रयोग करे, वही अच्छा वक्ता है। तो हमको हिंदी पढ़ना नहीं है, हमको सीखना है बेटा। और सीख कर स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग जीवन में जो भी सीखा करो, उसको जीवन में उतारने की कोशिश किया करो, व्यवहारिक जीवन में लाया करो। ऐसा नहीं कि कॉपी में देख के बताता हूं क्या लिखा था, उसको यूज में करो, आदत में डालो। ठीक है, चलते हैं। अब देखिए, कोई पूछेगा वह उज्जैन गया, तो मैं बोलूंगा भैया ये तो सकर्मक क्रिया है। कोई पूछेगा वह इंदौर में रहता है, मैं बोलूंगा हाँ ये जरूर अकर्मक है। अब बोले ये और सर ने कंफ्यूज कर दिया। एक बार बोलते हैं वह उज्जैन गया, तो मैं यहां पर क्वेश्चन पूछूंगा कहां गया। अब आपको क्या क्या निकल रहा है? तीसरा आ रहा है आपके लिए वेयर। अब आ रहा है कहां, इसको जगह बना ले वेयर की। ठीक है, ये तीनों कॉन्सेप्ट आप लेकर जाइए और पूरे इंडिया में किसी भी एग्जाम में बैठिए, और आपको यदि अकर्मक सकर्मक गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, ये लिख दिया कहां, वेयर, व्हाट, वूम एंड वेयर। अब वेयर का कॉन्सेप्ट क्यों आया? मगर इसमें बहुत बारीकी से ध्यान रखना है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। वह उज्जैन गया, मैं पूछता हूं कहां गया, तो उत्तर तो आ गया उज्जैन, तो ये कर्म है, इसमें उज्जैन इसका कर्म है। क्यों कर्म है बेटा? जब आप कारक पढ़ोगे तो मैं आपको एक अच्छी चीज बताऊंगा, आपने सुना भी होगा, कर्ता ने। ठीक है, कर्म को, ये जो को होता है यहां पर को लगेगा। ठीक है, मतलब वो उज्जैन गया, उज्जैन को गया, ऐसा बोल सकता हूं समझने के लिए। उज्जैन को गया है, इंदौर को गया है, भोपाल की तरफ गया है, उसको जगह बता रहा है ना वो। ठीक है, चलो ऐसा नहीं समझे, डायरेक्ट समझाता हूं। वह इंदौर में रहती है, ये रही क्रिया, रहती थी। अब पूछो कहां रहती थी, तो उत्तर मिल गया इंदौर, इंदौर मिला। तो मगर ये हम बोल रहे हैं ये अकर्मक है, क्यों? क्योंकि इसके पीछे ये लगा है। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, इसके पीछे मैं लगा है। और मैं क्या है? मैं इंग्लिश में होता है इन, इंग्लिश में क्या होता है? इन। इन का मतलब में, ये इन आप हमसे कारक पढ़ेंगे तो क्लियर होगा, अगला चैप्टर हमारा कारक ही रहेगा। ठीक है, हाँ, एक दो चैप्टर के बाद कारक आ जाएगा। कारक आप हमसे पढ़ेंगे तो हम बताएंगे ये अधिकरण कारक है। कौन सा कारक है बेटा? अधिकरण। किसी चीज के अंदर, जैसे पेन, जेब में, जेब में इन लग गया, इन पॉकेट। ठीक है, तो ये इन लग जाता है इंग्लिश का, हिंदी में मैं लग जाता, तो वो अधिकरण कारक होता है। तो ये तो कारक बन गया। क्या बन गया? ये कारक। मगर कौन सा? अधिकरण। तो जब अधिकरण कारक बन गया तो आप इसको बोल ही नहीं सकते कि कर्म कारक है। ये कर्म है क्या? ये नहीं है बेटा, कर्म कारक नहीं है, क्योंकि कर्म कारक की विभक्ति होगी को। ठीक है, यहां पर को भी नहीं यूज किया, मैं स्पष्ट यूज किया, इन लग गया, इन इंदौर। ठीक है, आप ये बात ध्यान रखेंगे। तो फिर यहां पर क्यों? यहां पर इसलिए क्योंकि यहां पर कारक का चिन्ह नहीं आया है। वह कहां गया? उज्जैन। वह कहां रहता है? इंदौर में। मैं लिखा है ना बेटा, तो ये लिख देता हूं कि चलेगा, कहां से चलेगा, मगर मैं नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? मैं। तीसरा एक और उदाहरण दूंगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, ये और सीख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आया पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, फिर वही क्वेश्चन, कहां बैठे हैं? उत्तर आ गया पेड़ पर। मगर ये अकर्मक है कि सकर्मक? सोचिए, काफी डिटेल में जा चुके हैं आप अब इस चैप्टर में। ये भी बेटा अकर्मक है, ये भी क्या है? अकर्मक है। क्यों?
क्योंकि इसमें पीछे पर लगा है। क्या लगा है पीछे? पर। और में और पर ये दोनों अधिकरण कारक का साइन है। में मतलब इन, पर यानी ऑन। जैसे ये टेबल है, टेबल पर पुस्तक, ऑन टेबल, ऑन द टेबल, ठीक है, टेबल पर ऊपर रखा है। और ये पेन है, ये जेब है, जेब में पेन, हाथ पर पेन, हाथ पर बुक, ठीक है, टेबल पर बुक। तो बेटा अधिकरण कारक है ये पेड़ में क्या है? ये अधिकरण कारक है। तो जो अधिकरण कारक है उसको आप कर्म कारक बना ही नहीं सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि एक शब्द में दो दो कारक लगेंगे क्या? नहीं, 8 कारक होते हैं। एक वाक्य में 2 या 3 कारक लग सकते हैं बेटा, मगर एक शब्द में 2 कारक थोड़ी लगेंगे। या तो ये अधिकरण कारक होगा, और यदि आपने बोले सर ये तो कर्म है, सकर्मक क्रिया है, तो फिर ये कर्म कारक होगा। और जब कर्म कारक होगा तो पर आना ही नहीं चाहिए। पर तो केवल और केवल अधिकरण कारक के साथ आता है। किसके साथ आता है? अधिकरण। तो ये दूसरा पर, ये दोनों मुझे नहीं चाहिए। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। आज के बाद आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले एक बार रट लीजिए, क्या से निकालूंगा, ठीक है, किसको से निकालूंगा, एक से निकला तो एक कर्मक, दोनों से निकल गया तो 2 कर्मक, क्या और किसको, दोनों ही फेल हो जाएंगे। यदि बहुत कठिन पेपर आएगा एमपीएसआई का तो बोलेगा वह उज्जैन गया, आप बोलेंगे कहां गया? उज्जैन। ये भी सकर्मक है, इसमें उज्जैन कर्म बन गया है। मगर एक विशेष बात स्टार लगा लेना कहां वाले में, ठीक है। नॉर्मली ये कहां तो किसी किताब में लिखा ही नहीं है, ठीक है, मगर वित्त प्रमाण पढ़ा रहा हूं, सारी चीजों का प्रमाण है मेरे पास। कुछ दिनों में लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, उसमें आप जो पूछना चाहे लाइव भी पूछ सकते हैं। और अभी भी आपको जो पूछना हो, कोई सा भी क्वेश्चन, कोई सा भी वाक्य आपने कहीं सुना कि सर इसमें कौन सा कारक है या इसमें कौन सी क्रिया है, मैं तुरंत बताऊंगा, है ना। तुरंत मतलब 1-2-4 घंटे में आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है। कहां में क्या क्या नहीं चाहिए, इस पे मैं बॉक्स बनाता हूं ताकि आपको याद रहे। ना तो उसके बाद में चाहिए, ना उसके बाद पे चाहिए, पर चाहिए, क्योंकि ये दोनों काय के साइन है, ये अधिकरण के साइन है, ठीक है। तो अधिकरण का साइन हमें नहीं चाहिए। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बताइए, वह उज्जैन गई, कहां गई? उज्जैन। क्योंकि इसमें में या पर नहीं है तो ये सकर्मक मानेंगे। ये आपको क्लियर हो चुका है। अब देखो ध्यान से, चिड़िया आकाश में उड़ती है। अब ये आपने जो सीखा वही आ गया। चिड़िया आकाश में उड़ती है, पूछिए कहां उड़ती है? आकाश में। अच्छी बात है, मगर क्या मैं तो नहीं लगा पीछे? बिल्कुल लगा है सर, मैं। तो जब मैं लग जाएगा तो वो आकाश शब्द में कौन सा कारक लग गया है? उसमें आपका लग गया है अधिकरण कारक, इसीलिए वो किसी भी प्रकार से कर्म नहीं होगा। वो कैसा होगा? अकर्मक। अब कौन सा बचा है? अब ये वाले कॉन्सेप्ट, मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 5 बजे क्या है? टाइम है। और टाइम क्यों बता रहा है? अब इसके लिए अगली क्लास सीखना है। अगली क्लास का नाम है क्रिया विशेषण। क्या नाम है? क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। मैं इसको शॉर्ट में ऐसे याद कराता हूं, ऑफलाइन में। ऑफलाइन में हम बच्चों को ऐसे याद करते हैं, PTQM, PTQM से कंप्लीट, P से प्लेस, T से टाइम, Q से क्वांटिटी, M से मेथड। प्लेस टाइम क्वांटिटी मेथड, प्लेस टाइम क्वांटिटी मेथड, ठीक है। PTQM। तो ये क्या बता रहा है? ये T बता रहा है, टाइम बता रहा है। जो क्रिया का स्थान बताए वो स्थानवाचक, जो क्रिया का टाइम बताए वो टाइम वाचक यानी कालवाचक, जो क्रिया की मात्रा बताए वो क्वांटिटी वाचक, ठीक है। और जो क्रिया की रीति बताए, तरीका, मेथड बताए वो मेथड। 4 होते हैं, अभी आगे चल के सीखना है। तो यहां पर ये जो 5 बजे सुबह आ रहा है, ये क्या है? ये क्रिया विशेषण है। क्या है ये? क्रिया विशेषण। तो बात ही खत्म कर दो, क्रिया विशेषण तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि क्रिया विशेषण काय में जाएगा बेटा? अविकारी शब्दों में जाएगा। और पढ़ क्या रहे हैं? क्रिया। ध्यान दो मेरी बात पे, पढ़ क्या रहे हैं? क्रिया। क्रिया तो विकारी शब्द है। अब क्रिया के लिए जो कर्म बनेगा वो क्या बनेगा? वो या तो वस्तु बनेगी या इंसान बनेगा, ठीक है ना। कोई सा भी कुछ भी बनेगा वो क्रिया विशेषण तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये लिख दिया। ये कौन सा क्रिया विशेषण है? इसको लिख लो, समय वाला, कालवाचक। कालवाचक, क्योंकि ये जो उठना है ना, ये क्रिया है। और इस क्रिया की विशेषता ये बता रहा है, वो भी काय के साथ? टाइम के साथ। तो बोलेंगे ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक। इसको भी क्लियर करो। राम धीरे बोलता है, ऐसा हम नहीं बोलेंगे क्या बोलता है? धीरे बोलता है। किसको बोलता है? सब गलत, ठीक है। आपको तो पहचानना है कि धीरे शब्द आखिर है क्या, धीरे शब्द आखिर क्या है। तो बेटा ये बोलना, बोलने की क्या बता रहा है? बोलने का तरीका बता रहा है, मेथड, ठीक है ना। वो तेज दौड़ता है ना, तेज दौड़ता है मतलब उसकी मेथड बता रहा है, तरीका बता रहा है। P मतलब प्लेस, T मतलब टाइम, Q मतलब क्वांटिटी और M मतलब मेथड। मेथड को बोलते हैं रीतिवाचक।
तो बेटा ये जो है ये भी क्रिया विशेषण है। जब क्रिया विशेषण हो गया तो बात ही खत्म, क्योंकि जो कर्म होगा वो कर्म क्या होगा, ये जो आप इतनी देर से कर्म पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उज्जैन, और उधर आपने कर्म पढ़ा पत्र, निबंध, गाना, ये सब क्या, ये सब संज्ञा या सर्वनाम है। और क्या है, संज्ञा या सर्वनाम है, तभी तो कर्म कारक बनेंगे। भाई आप बोलते हो कि इसमें कर्म है, मैं पूछता हूं कर्म क्या है, तो आप बोलेंगे सर कर्म, कर्म कौन बनेगा, या तो संज्ञा बनेगी या सर्वनाम बनेगा, बात खत्म। या तो संज्ञा बनेगी या सर्वनाम। क्या ये संज्ञा सर्वनाम है? धीरे नहीं, धीरे तो इसका विशेषण है। किसका विशेषण? नहीं है, क्रिया विशेषण है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। यहां पर धीरे क्या है, क्योंकि जो बोलना है वो क्रिया है, ठीक है, और उस क्रिया का विशेषण क्या है कि वो धीरे बोलता है, उसकी मेथड बता रहा है। तो लिख देते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा क्रिया विशेषण बेटा? रीतिवाचक। ये दोनों क्लियर आपके। और लास्ट इज पत्र पढ़ता है, बिल्कुल घटिया उदाहरण है जो सभी किताब में होता है। क्या पढ़ता है? पत्र सकर्मक क्रिया है, ठीक है। इतना क्लियर आपको हो गया है। फिर से देख लेना, कहां वाली बात याद रखना, कब? जब मैं और पर दिया होता। अब एक लास्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट देते हैं, जिसके बाद आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा। 2 मिनट और, इसके बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। तो इसको और नोट कर लीजिए। अब लास्ट में कुछ शब्द लिखने जा रहे हैं जो शब्द अकर्मक क्रिया मानी जाती है हर समय, मगर फिर भी बोल रहा हूं कोई चीज रटना नहीं, यूज करके देखना। जैसे मैं लिख देता हूं, इसको नोट करेंगे आप। अकर्मक कुछ क्रियाएं जो मैक्सिमम टाइम में अकर्मक होती हैं। अकर्मक, देखो अभी मैं इनका यूज करना सिखाऊंगा। जैसे सोना, जागना, दौड़ना, लिखते जाओ फटाफट, उछलना, कूदना, भागना, रोना, हंसना, मुस्कुराना, शर्माना, शर्म से बना है, लजाना, लज्जा से बना है, नहाना, ठीक है। ये ऐसे शब्द हैं। और भी लिख सकते हैं आप। टहलना, आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं। टहलना, जागना, सोना, रोना, टहलना। एक देखिए, तैरना, तैरना, ठीक है, उड़ना, उड़ना, उठना, उड़ना, उठना, तैरना, सोना, भागना, दौड़ना, लिख लीजिए जो छूट रहे हैं। रोना, हंसना, उठना, ठीक है, शर्माना, लजाना, तैरना, और क्या होता है, और टहलना। आपको इसे रटना नहीं है, आपको तो सिर्फ कुछ चीजें सिखाना है, इसलिए लिखा रहे। नहाना। अब देखो बेटा, ये अकर्मक क्रिया है। अब एक लास्ट सबसे जोरदार कॉन्सेप्ट सिखाएंगे आपको। वो क्या? अब आप कोई बोलेंगे सर ये अकर्मक क्रिया है तो क्या हर समय अकर्मक होगी? बच्चे यही गलती करते हैं, उसमें लिख लिया हंसना अकर्मक है, जब भी आएगा अकर्मक। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैं आपको बहुत गहरा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, काफी गहराई में उतर के, जो आपको बिल्कुल दिमाग में अभी फिट करना है। इन्हीं क्रियाओं को मैं सकर्मक भी बना सकता हूं। कब? जब, ध्यान देंगे, इन्हीं क्रियाओं को अकर्मक क्रियाएं, ये बात सही है कि सारी अकर्मक है, मगर बात आती है यूज कैसे कर रहे हो आप, ठीक है। मैं सकर्मक बना सकता हूं। किसको बनाऊं? देखो, कुछ बनेंगे कुछ नहीं बनेंगे। जैसे ध्यान देना, मां बच्चे को जगाती है। अभी आपने सब सीख लिया, आप बताइए क्या जगाती है? नहीं पता, कोई बात नहीं, व्हाट से नहीं मिला। दूसरा, किसको जगाती है? बच्चे को। बताओ अकर्मक है कि सकर्मक है? बिल्कुल, किसको जगाती है? बच्चे को। भूम वाला मिल गया, व्हाट वाला नहीं मिला, तो कौन सा मिल गया? भूम वाला। तो उत्तर क्या आया? सकर्मक। आया कि नहीं आया? अब इसको रट के चले जाते हैं, जागना, सोना, ये करना, वो करना। ऐसा नहीं बेटा, यूज कैसे करेंगे? फिर से एक और लेते हैं, फिर से, ठीक है। मैंने उसे बहुत रुलाया, मैंने उसे बहुत रुलाया, मैंने उसे बहुत रुलाया, ठीक है। क्या रुलाया? नहीं मिला, कोई बात नहीं। किसको रुलाया? उसे। आ गया सर्वनाम। क्या रुलाया? उसे, सॉरी, किसको रुलाया? उसे। उसको रुलाया, तो भैया रुलाना भी अब हो गई सकर्मक। अभी सर ने लिखा अकर्मक। समझ में आ रही मेरी बात? अभी मैं समझाऊंगा ये क्यों हो रहा है, पहले आप समझो, ठीक है। एक और ये, अरे ये ले लो, कोई सा भी ले लो। हंसना, मैंने जनता को हंसाया, मैंने जनता को हंसाया। चुटकुले जोक्स बोले तो जनता हंसी, भीड़ हंसी। चले, पहला क्या हंसाया? नहीं पता। किसको हंसाया? जनता को, जनता जनार्दन। फिर से क्रिया बन गई सकर्मक, बनी?
वेरी गुड। अब ये बोलेंगे ये कैसे ढूंढें, तो अपना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या और किसको, नहीं तो एक मूल मंत्र लेके जाओ लास्ट में। मूल मंत्र क्या है, ये रहा मूल मंत्र। देखो इन्हीं को मैं अकर्मक बनाता हूं, ये तीनों को बनाता हूं। देखो वह जागता है, इसमें क्या लिखा ना, वह रात भर रोया, ये क्या लिखा, हंसना। वहां सॉरी, राम मेरी बात पर हंसा। अब ध्यान दो, तीनों अकर्मक हो गई, यहां तीनों सकर्मक हो गई। देखो वह जागता है, पूछते जाओ क्या जागता है, नहीं पता। किसको जागता है, नहीं पता, तो अकर्मक। वह रात भर सोया, या रात को सोया, 10 बजे सोया, क्या सोया नहीं पता। किसको सोया वो भी नहीं पता, अकर्मक। राम मेरी बात पर हंसा, क्या हंसा नहीं पता, किसको हंसा नहीं पता, अकर्मक। अब आपको पूरा ज्ञान मिल चुका है, यहां यही तीनों अकर्मक और यहां यही तीनों सकर्मक। अब ये हो क्यों रहा है, इसका कारण तो दें सर। आप इतना बताते हैं, इसका कारण तो दो। अब इसका कारण लो, मूल मंत्र क्या है। मूल मंत्र यह है कि ये सब प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। ये स्टार मार दो, मूल मंत्र। इससे ऊपर इससे डिटेल में कहीं नहीं मिलेगा आपको, ना किसी पुस्तक में ना किसी क्लास में, ठीक है। ये मेरी गारंटी है, और गारंटी नहीं होता, गारंटी होता है, ठीक है ना। इसको भी गलत लिख देते हैं, गारंटी लिखते हैं, गारंटी और बोलते हैं गारंटी, नॉट गारंटी, गारंटी है, ठीक है ना। चले, प्रेरणार्थक जरा देखो, ये आना वाला कल मैंने सिखाया था, आना। जैसे मुझे बच्चों को सुलाना है, क्या लगा है बेटा, आना। याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा तो पिछली वीडियो में जाइए और अभी जाकर प्रेरणार्थक क्रिया देखिए। इस वीडियो के बाद कौन सी देखिए, प्रेरणार्थक। जितनी प्रेरणार्थक क्रियाएं होंगी, देखो मैंने मुझे बच्चे को सुलाना है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है। पूछ लो किसको पढ़ाना है, बच्चे को। किसको सुलाना है, बच्चे को। सब में निकल रहा है कि नहीं कर्म, क्यों निकल रहा है, तो यही मूल मंत्र है कि ये क्या है, जागना नहीं बोल रहा है, जगाना बोल रहा है। ध्यान देना, यहां बोल रहा है जागता और यहां क्या बोल रहा है, जगाती। ध्यान दो, इसमें यहां मात्रा लगेगी, इसमें यहां मात्रा लगेगी, ध्यान देना। ये तो वह जागता है, खुद के लिए बोल रहा है, मगर जब किसी को जगाना होगा तो क्या बोलेगा, मुझे बच्चों को जगाना है, और खुद के लिए क्या बोलेगा, मुझे जगना है। समझ में आ रही, जगना, कोई मात्रा नहीं लगी। और अपने बेटे को जगाना है, अपने छात्रों को पढ़ाना, पढ़ना। जैसे मैं बोलूंगा मुझे पढ़ना है, तो ये तो मैं मेरी बात कर रहा हूं, मुझे पढ़ाना है, अब मैं बच्चों की बात कर रहा हूं, तो मेरे को बोलना पड़ेगा ना, मुझे बच्चों को पढ़ाना है। तो किसको पढ़ाना है, बच्चों को। तो 1 2 3, ये तीनों पे लगाता हूं स्टार। ये तीनों कौन सी क्रियाएं थी, प्रेरणार्थक क्रियाएं। अब घर पे जाके अगला वीडियो, घर पे जाके मतलब इस क्लास के बाद अगला वीडियो देखना, लिख देता हूं, सारी प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा किसके लिए आएगी, कर्म के लिए आएगी, सकर्मक मानी जाएगी। और इतना नहीं रटते हुए कॉन्सेप्ट तो अपना रखना ही रखना, क्या किसको, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको अकर्मक और सकर्मक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। अब लास्ट में किसी बच्चे ने, ऑफलाइन क्लास चलती है हमारी, उसमें मेरे से पूछा था किसी बच्चे ने कि आप तो सर एक लाइन का उत्तर दे दो। वो देख रहे थे कि सर क्या उत्तर देंगे, उन्होंने मुझको बोला था, क्या क्वेश्चन दिया था, हाँ, बूंद बूंद से, अभी ये कुछ ज्यादा ही चल रहा है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये मुझको पूछा गया था कि सर आप तो मेरा एक क्वेश्चन दे दो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बताओ ये सकर्मक है या अकर्मक। अब मेरे बच्चे, आप लोग बताएंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको इतना सिखा दिया। सोचे, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, पहला क्वेश्चन, क्या भरता है, घड़ा। निकल गया उत्तर, वेरी गुड। सकर्मक नहीं, इतना जल्दी में कभी उत्तर नहीं देंगे। शुरू में क्या सिखाया, जल्दी में नहीं सोचेंगे, उसको दूसरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या भरता है, घड़ा, मगर यहां पर घड़ा कर्म नहीं है, भले ही व्हाट का उत्तर मिला। क्यों, क्योंकि जो भरना क्रिया है, वो भरना क्रिया कर कौन रहा है, कौन भर रहा है। मैं पूछता हूं ये भरने वाला कौन है, तो आपने घड़ा ही है। शुरू करो, याद एकदम पहला क्वेश्चन, पेड़ से पत्ता गिरता है, अभी भी लिखा है, गिरने वाला कौन है, पत्ता। तो पत्ता जब खुद गिरने वाला है तो वो कर्ता बना कि नहीं बना, सब्जेक्ट बन गया। सेम कंडीशन, जब भरने वाला घड़ा है तो घड़ा कर्म नहीं बना है, इस वाक्य में घड़ा बना है सब्जेक्ट।
क्या बना है? सब्जेक्ट। तो उस बच्चे का उत्तर मैं दे रहा हूं, उसने मुझसे पूछा था, मैं उत्तर उसको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं कि ये अकर्मक क्रिया है। क्या क्रिया है? अकर्मक, क्योंकि इसमें कहीं पर भी कर्म नहीं है। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हुआ होगा। इसके बावजूद यदि कोई एक क्वेश्चन भी आपको प्रॉब्लम कर जाए तो बाकायदा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। जब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।